शाम का धुंधला धीरे धीरे शहर पर उतर रहा था। सड़कों पर भागती गाड़ियों की आवाजें, लोगों की भीड़ के बीच विक्रांत अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन दिल में सुकून था क्योंकि घर पर उसकी पत्नी पीहू उसका इंतजार कर रही थी। वह पीहू से बेहद मोहब्बत करता था। उनकी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि भरोसे और सम्मान और प्यार की ऐसी नींव पर खड़ी थी जिसे देखकर लोग मिसाल दिया करते थे। मगर उस शाम किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक महिला ने उसका रास्ता रोक लिया। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द और बेबसी थी, कोई भी उसे देखकर एक पल के लिए ठहर जाए। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर उसकी खूबसूरती उस थकान के पीछे भी छिप नहीं पा रही थी। विक्रांत जी, उस महिला ने धीमी आवाज में कहा। विक्रांत चौंक गया। वह उसका नाम जानती थी। उसने गौर से उसकी तरफ देखा। चेहरा कहीं न कहीं देखा हुआ लग रहा था, लेकिन यादों की धुंध इतनी गहरी थी, वह पहचान नहीं पा रहा था। शायद आप मुझे नहीं पहचानते, महिला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मेरा नाम प्रिया है, मैं पीहू की दूर की रिश्तेदार हूँ। पीहू का नाम सुनते ही विक्रांत का ध्यान उसकी ओर गया। प्रिया की आंखें भर आई। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसके पति की मौत हो चुकी है। 2 छोटे बच्चे हैं। अब उसके पास ना घर, ना चलाने का कोई सहारा बचा है, ना कमाने का कोई जरिया। उसने कहा कि वो कई बार नौकरी की तलाश में भटक चुकी है, यहाँ तक कि विक्रांत के ऑफिस में गई थी, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो शायद मेरी आंखों से आंसू बह निकले। विक्रांत का दिल पसीज गया, फिर भी उसके मन में एक अजीब सा सवाल बार बार उठ रहा था। अगर वह सचमुच पीहू की रिश्तेदार थी, तो उसने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? चेहरा जरूर जाना पहचाना लग रहा था, जैसे कोई पुरानी याद उसके दिमाग के किसी कोने में दबी हुई हो। काफी सोचने के बाद उसे इतना याद आया, शायद ये पीहू की किसी पुरानी सहेली जैसी लगती है। मगर वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। इंसानियत के नाते उसने प्रिया को अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत और समझदारी देखकर उसने अपनी निजी सचिव बना लिया। उस समय विक्रांत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला पर उसने तरस खाकर मदद का हाथ बढ़ाया है, वही एक दिन उसकी खुशहाल जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करेगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। प्रिया हर काम समय पर करती, विनम्रता से बात करती, हर किसी का भरोसा जीत लेती। यहाँ तक कि कई बार विक्रांत को भी लगता कि उसने सही इंसान की मदद की है। लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। धीरे धीरे उसने अपने खेल की शुरुआत की। एक दिन ऑफिस में उसने अचानक घबराई हुई आवाज में कहा, सर मेरी आंख में कुछ चला गया है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप जरा देख सकते हैं? विक्रांत ने बिना कुछ सोचे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय प्रिया का मोबाइल कैमरा चालू था। तस्वीर ऐसे एंगल से ली गई कि देखने वाले को लगे कि जैसे दोनों के बीच कोई बेहद करीबी रिश्ता चल रहा हो। कुछ मिनट के बाद वही तस्वीर सीधे पीहू के मोबाइल पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद ये सिलसिला रोज का हिस्सा बन गया। कभी फाइल देखने के बहाने, कभी मीटिंग के दौरान, कभी किसी बहाने से विक्रांत के करीब आकर वह तस्वीरें और छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। हर तस्वीर को इस तरह पेश किया जाता कि सच्चाई कहीं पीछे ना छूट जाए, कुछ हकीकत जैसा दिखाई देने लगे। पीहू के मन में धीरे धीरे शक का जहर उतरने लगा। जिस पति पर वह आंख बंद करके भरोसा करती, अब उसी के बारे में उसके दिल में सवाल पैदा होने लगे। मगर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। प्रिया का मकसद विक्रांत को पाना नहीं था, ना ही वह उससे मोहब्बत करती थी। उसके दिल में वर्षों पुरानी नफरत पल रही थी। कभी वह चाहती थी कि पीहू उसकी भाभी बने, वह चाहती थी कि पीहू उसके भाई से शादी करे, ताकि वह उसे अपने परिवार के उन गैर कानूनी और गलत कामों का हिस्सा बना सके जिनसे वे लोग मोटा पैसा कमाते थे। लेकिन तभी विक्रांत पीहू की जिंदगी में आया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। विक्रांत ने पीहू को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल जिंदगी दी। उसकी वजह से प्रिया का पूरा खेल बर्बाद हो गया। जिस लड़की को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, वह उसकी पहुंच से हमेशा के लिए दूर हो गई। उसी दिन से प्रिया के दिल में बदले की आग जल रही थी। सालों तक वह सही मौके का इंतजार करती रही, और अब आखिरकार उसे वो मौका मिल चुका था। वह पीहू की जिंदगी से उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि पीहू खुद अपने हाथों से अपने घर को तोड़ दे, मगर उसे नहीं पता था कि नफरत और बदले के खेल में अक्सर इंसान खुद भी उसी आग में जल जाता है जो वो दूसरों के लिए लगाता है।
और आज जब पीहू की आंखों में अपने पति के लिए विश्वास दिखाई देने लगा था, जब विक्रांत अपनी बेगुनाही साबित करने में असफल हो रहा था, तब कहीं दूर बैठी प्रिया मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके अतीत का एक ऐसा राज भी जिंदा है, जो सामने आया तो सिर्फ उसका झूठ ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी उजड़ जाएगी। यही वो शुरुआत थी उस कहानी की, जहाँ प्यार था, विश्वास था, धोखा था, बदला था और ऐसे रहस्य थे जिनका सच सामने आने पर हर रिश्ता अपनी असली परीक्षा से गुजरने वाला था। मैम, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, विक्रांत त्यागी ने पीहू सिंह पर एक नजर डालते हुए गंभीर अंदाज में कहा। पीहू, जो कि पहले ही नशे से झूल रही थी, विक्रांत की धमकी सुनकर आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगी। फिर उंगली उठाकर गुस्से से बोली, ए रक्षक, रक्षक हो तो रक्षक बनकर रहो। मेरा पिता बनने की जरूरत नहीं है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे एक इशारे पर मेरे पिताजी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ये कहकर पीहू ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन इस मुसीबत में वो खुद अपना संतुलन बरकरार नहीं रख सकी थी। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, विक्रांत ने आगे बढ़कर फौरन ही उसको थाम लिया था। पीहू और उसके बीच की दूरी ना के बराबर थी। दूसरी तरफ पीहू की नजर अचानक ही उसके शर्ट से उछलते हुए बालों पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे वहां पर अपनी उंगलियां फेरी और कांपते हुए लहजे में बोली, तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो। यह कहकर उसने बाईं आंख दबाई थी। विक्रांत ने अनजाने में ही थूक निकला। ये लड़की आज सच में उसके धोरे की परीक्षा लेने का विचार रखती थी। पहले तो वह उसके लाख मना करने के बावजूद भी अपने अमीर दोस्तों की पार्टी पर चली आई, जहां पर उसके एक मित्र ने मजाक में उसके पैक पदार्थ में नशीली दवा मिला दी। ये तो भला हो कि विक्रांत समय पर वहां पहुंच गया, वरना पीहू के साथ न जाने क्या हो जाता। मैम, आप फिलहाल ये सारी चीजें छोड़िए और गाड़ी में चलकर बैठिए। विक्रांत ने उसे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह जोर से उसके गले से लग गई। उसकी धड़कनें बहुत ही जोर से विक्रांत के सीने के साथ जाकर टकराई थी और उसके साथ ही विक्रांत की सांसें भी अटकने लगी थी। मैम, उसने पीहू को अलग करना चाहा तो वो और ज्यादा उसके साथ चिपकने लगी और बोली, क्या हुआ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम्हारा शरीर गर्म है, मुझे अपने शरीर की गर्मी महसूस करने दो। ये कहकर उसने विक्रांत की शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। विक्रांत को गहराई से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अगले ही पल वह उसके दोनों हाथों को अपने नियंत्रण में ले चुका था और बोला, आप गाड़ी में चलकर बैठिए, मैं हीटर चालू कर देता हूँ। विक्रांत को अब उसकी मानसिक हालत पर भी शक होने लगा था, क्योंकि इस कदर तेज गर्मी में महोदय को ठंड लग रही थी। नशा कुछ ज्यादा ही उसके सिर पर चढ़ गया था। नहीं, मुझे गाड़ी में नहीं बैठना, मुझे आपकी गोद में बैठना है। उसकी दूसरी अनोखी मांग पर विक्रांत का पूरा शरीर एकदम गर्म हो गया था। एक तो वह उस लड़की के शरीर की निकटता हासिल करने के लिए व्याकुल था और दूसरा वह लड़की भी आज पूरा पूरा उसके धोरे की परीक्षा लेने का विचार रखती थी। ओ हेलो, मेरे अंगरक्षक, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? मुझे तुम्हारी गोद में चढ़कर बैठना है। कृपया मुझे अपनी गोद में चढ़ने दो ना। फिलहाल मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हें गले लगाऊं। क्या मैं तुम्हें अपने गले से लगा सकती हूँ? वह दोबारा से उसके साथ चिपकने ही लगी थी। विक्रांत ने इस बार उसके कंधों को पकड़कर उसको रोका। उसका अपना भी मन कर रहा था कि वह सारी दूरियां खत्म कर दे, मगर वह जानता था ये गलत है। अभी तक उन दोनों की शादी नहीं हुई थी और बिना किसी पवित्र रिश्ते के वह स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि हिंदू धर्म और रीति रिवाज के अनुसार विवाह से पहले ऐसा करना मर्यादा के खिलाफ था। लेकिन ये स्त्री तो कुछ और ही सोचकर बैठी हुई थी। मैं आपको अपनी गोद में नहीं बैठा सकता। यह सुनकर वो फिर से गोल गोल घूमने लगी और फिर बच्चों की तरह अपने पैर जोर से जमीन पर पटकने लगी थी। मुझे पता है कि तुम अपनी प्रेमिका को वहां पर चढ़ाकर बिठाओगे। ये सुनकर विक्रांत त्यागी के कान साए साए करने लगे थे। यह लड़की कुछ ज्यादा ही बहक गई थी। उसने फिर से पीहू सिंह की बाजू पकड़ने की कोशिश की तो पीहू ने पूरी सख्ती से उसके हाथ में अपने दांत गाड़ दिए थे। वह दर्द के मारे बिलबिलाता हुआ पीछे की तरफ हटा और खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगा। ओए रक्षक, मुझे ऐसे मत देखो, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। मैं इस समय तक तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, जब तक तुम मुझे अपनी गोद में चढ़ाओगे नहीं। ये सुनकर विक्रांत ने गहरी सांस बाहर छोड़ी। ठीक है, मेरी गोद में आकर बैठ जाओ, उसने इतना ही कहा था
कि पीहू ने एक अदा से अपने बाल झटके, शक्ल देखिए तुमने अपनी, जाकर मुंह धोकर आ। विक्रांत बस उसको देखकर रह गया था। ये लड़की भी ना, न जाने क्या चीज थी। क्या अब आप गाड़ी में विराजमान होना पसंद करेंगी? हमें पहले ही बहुत देर हो गई है, और अगर आपके पिताजी को पता चला कि आप नशे की हालत में मुझे यहाँ पर मिली हैं, तो वो आपके साथ साथ मुझे भी जान से मार देंगे। पीहू ने चलने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाकर फिर से जमीन पर गिर गई थी। विक्रांत ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, तो वह उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। गोद में बैठाने से तो बेहतर था कि वह उसे अपनी पीठ पर चढ़ा लेता। इसलिए विक्रांत ने उसे फौरन से अपनी पीठ पर सवार किया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पीहू ने अचानक ही उसकी गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा तंग कर दिया। विक्रांत का दम घुटने लगा था। मैम, मेरी गर्दन छोड़िए। मेरे साथ साथ आप भी अगर गिरती तो सीधा एक खाई में नीचे गिरोगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अंगरक्षक। तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तुम मेरे सिर की आफत बनकर वहां प्रकट हो जाते हो, और कभी कभार तुम मुझसे पहले ही वहां पर उपस्थित होते हो। पीहू को एकदम ही नशे की हालत में अपने सारे दुख याद आ गए थे। उसे विक्रांत से एकदम ही घृणा का एहसास होने लगा। उधर विक्रांत अपनी गर्दन उसकी बाहों से छुड़ाने की प्रयासों में परेशान हो रहा था। उसने एक झटके से पीहू को अपनी पीठ से उतारा और जोर से गाड़ी में धकेला। पीहू पागलों की तरह खिड़की बजाने लगी थी। अगर वह जरा सा भी बुद्धि का इस्तेमाल करती तो दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकती थी। मगर विक्रांत जानता था कि नशे की हालत में सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि ही खत्म होती है। इसलिए वो बिना किसी चिंता के दूसरी तरफ आकर बैठ गया। पीहू ने अपनी टांगे उसकी गोद में रखी और खुद भी वहां पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। मैम, अगर मैं सच में आपको अपनी गोद में चढ़ा लिया तो फिर आपके लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। वह अपना चेहरा उसके चेहरे के पास करते हुए कांपते हुए लहजे में बोला। पीहू उसकी सांसों की गर्मी महसूस करके एक क्षण के लिए मौन हो गई थी, और फिर अपनी नाक उसकी नाक के साथ छूते हुए बोली, अंगरक्षक, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा आकर्षक हो। विक्रांत फिर से घबरा गया था, यानी पीहू के इस रूप का सामना नहीं कर सकता था। पीहू ने आगे बढ़कर अपना सिर उसके कंधे पर रखा और आंखें बंद कर ली। उसने विक्रांत की बांह को भी मजबूती से अपने हाथों में दबोचा हुआ था। उसकी धड़कनें लगातार विक्रांत के कंधे के साथ रगड़ खा रही थी, जिससे विक्रांत के अंदर की भावनाएं भड़क रही थी। अगर कोई उससे पूछता कि नियंत्रण करना कितना कठिन है, तो वह उस घटना का उदाहरण देता जब उसका प्रेम पूरी तरह से उसकी पहुंच में उपस्थित था। अगर वह चाहता तो वह उसको प्राप्त भी कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को नियंत्रण में रखा हुआ था। रास्ते में अचानक ही तेज वर्षा शुरू हो गई थी। ये तो भला हो कि विश्राम गृह पास था, इसलिए वह उसको फौरन ही वहां पर लेकर गया। लेकिन अब समस्या ये था कि पीहू के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और उसके शरीर के साथ चिपके हुए थे। तरीके से शरीर की बनावट साफ दिखाई दे रही थी। पीहू की भारी और तेज धड़कनें उसकी सफेद रंग की कुर्ती से बाहर झलक रही थी। विक्रांत ने बड़ी कठिनाई से इनसे अपनी नजरें हटाई थी। जब तक वह बाहर उपस्थित थे, तब तक पीहू ने विक्रांत की जैकेट की सहायता से अपने आप को ढक रखा था। लेकिन बैठक में पहुंचते ही उसने जैकेट उतारकर दूर फेंक दी और खुद फैलकर सोफे पर लेट गई। विक्रांत ने सहायता की चाहत भरी नजरों से आसपास देखा। विश्राम गृह में कोई नौकरानी भी उपस्थित नहीं थी, वरना वह उसकी सहायता से महोदय की स्थिति ठीक करवा लेता। अब उसने जो कुछ भी करना था खुद ही करना था। मुझे लगता है कि पहले आपको वस्त्र बदल लेने चाहिए। वह उसकी पतली सी कमर से बहुत कठिनाई से नजरें हटाते हुए बोला। ये सुनकर वह अपने पूरे दांतों को दिखाते हुए बोली, क्या हुआ है? क्यों लजा रहे हो? विक्रांत ने दिल ही दिल में भगवान राम का नाम जपते हुए ईश्वर का स्मरण किया। वह भी हद से ज्यादा साहसी था, लेकिन वहां पर उस लड़की की ढिठाई का सामना नहीं कर पा रहा था। देखो मेरे प्यारे अंगरक्षक, तुम्हें मुझसे लजाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझे खुलकर बता सकते हो, और मैं तुम्हारी मदद करने की भी कोशिश करूंगी। ये कहकर वह अपनी जगह से उठी और दोबारा से लड़खड़ाते हुए विक्रांत त्यागी की तरफ बढ़ी। बीच में ही उसे ठोकर लगी और वह फिर से विक्रांत की बाहों में जाकर गिर गई। विक्रांत ने तुरंत उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उस बीच उसकी धड़कन विक्रांत की हथेलियों से जाकर टकराई। आप ऊपर चले और आराम करें। जैसे ही बारिश रुकती है मैं आपको आपके घर ले जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कपड़े बदलना भी जरूरी है, क्योंकि वे लोग अक्सर ही इस फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए आते रहते थे।
इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा सामान मौजूद था और पीहू सिंह की साड़ियां और कपड़े भी रखे हुए थे। विक्रांत उसे उसके कमरे में ले गया। वह उसकी बांह पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, तुम भी यहीं पर रुको, मुझे यहाँ पर अकेले डर लग रहा है। यह सुनकर वह अपने होंठ भींचकर खड़ा हो गया। न जाने ये लड़की आज उससे क्या करवाने का इरादा रखती थी। ये कहकर वह अलमारी में अपना चेहरा घुसाकर खड़ी हो गई। मुझे बताओ कि मैं कौन से कपड़े पहनूं? उसकी आवाज और कदम दोनों लड़खड़ा रहे थे। विक्रांत बार बार आगे बढ़ता क्योंकि उसको लगता था वह गिर जाएगी, लेकिन वह हर बार अपने आप को संभाल लेती। ओ हेलो मिस्टर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे बताओ कि मैं कौन से कपड़े पहनूं? इस बार वह थोड़ी सी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली। विक्रांत ने अनजाने में ही अपने कानों में उंगली दे दी। मुझे क्या पता, आपको जो भी ठीक लगता है वह देख लें। उसने फिर से उसकी सफेद कुर्ती से छलकती हुई काया से नजर हटाते हुए कहा। अचानक ही पीहू ने उसके सामने अपने दो अलग अलग रंगों के अंतर वस्त्रों को लहराया। मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? विक्रांत का मन कर रहा था कि वह उसके सिर पर कोई भारी चीज मारकर उसका सिर फोड़ दे, और दिल ही दिल में वो बहुत ज्यादा इस चीज की भी इच्छा कर रहा था कि जिस दिन उसकी पीहू के साथ शादी हो गई, उस रात वो पीहू को हर हाल में नशा करवाएगा, क्योंकि ये नशे वाली पीहू उसे अपने दिल के बहुत पास महसूस हो रही थी। आप पीला पहन ले। ये सुनकर उसने वह वाला अंतर वस्त्र दूर फेंक दिया। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं तो ये लाल रंग का पहनूंगी। वह अपने सारे कपड़े उठाकर दोबारा से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। विक्रांत उससे सवाल भरी नजरों से देखने लगा। अब आप मुझसे क्या करवाना चाहती है? उसने अपने कपड़े विक्रांत के सामने लहरा दिए। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है और मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। ये कहकर उसने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, और उधर विक्रांत की हालत खराब हो रही थी। कृपया ये मुझे पहना दो ना, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। उसने ये कहकर विक्रांत की बाहों को जोर से झिकझोरना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, आधा काम मैं करती हूँ और आधा काम तुम कर देना। मैं अपनी कुर्ती उतारती हूँ, तुम मुझे फिर कपड़े पहना देना, ठीक है? वह भोलेपन के अंदाज में उससे सवाल कर रही थी, जबकि विक्रांत ये सोच रहा था कि जब सुबह मैडम साहिबा को रात की बातें याद आएंगी तो न जाने शर्म के मारे उनका क्या हाल होगा। बोलो, चुप क्यों हो गए हो? मैं ये उतारने लगी हूँ। वह अपनी कुर्ती के बटन खोलने लगी थी कि विक्रांत ने उसे बांह से पकड़कर जोर से स्नान घर की तरफ घुसा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बेहतर होगा कि आप खुद ही कपड़े बदलकर बाहर आइए, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो सिर्फ कपड़े नहीं बदलेंगे, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ बदल जाएगा। आखिरी बात उसने दिल ही दिल में कही थी, क्योंकि वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिस पर उसे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। पीहू दूसरी तरफ काफी देर तक दरवाजा पीटती रही, फिर रोते हुए कपड़े पहनने लगी। लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसने सिर्फ ऊपर वस्त्र पहन रखा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रही थी। मैं बिस्तर पर जाकर सो रही हूँ, तुम सोफे पर जाकर सो जाओ। मेरे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और अपने पापा से कहकर यहाँ से निकलवा दूंगी। लगभग 2 घंटे ही बीते थे जब विक्रांत त्यागी को अपने सीने पर भारीपन का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोली तो पीहू सिंह उसके कंधे पर सिर रखे छोटे बच्चों की तरह खर्राटे ले रही थी। उसका आधा मुंह भी खुला हुआ था और वह सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। विक्रांत के दिल में गहराई से ये इच्छा जागी कि वह उसके होठों को चूम ले, लेकिन फिर उसके कुछ नियम और संस्कार उसके दिमाग पर हावी हो गए थे। उसने अपने इस विचार को पूरी तरह से त्याग दिया और उठकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसके सीने में आग लगी हुई थी। उसने सिगरेट निकाली और लंबे लंबे कश भरने लगा। पूरी रात उसने जागते हुए बिताई थी। दिल ही दिल में वह एक और बड़ा निर्णय कर चुका था। अब वह हर हाल में पीहू से शादी करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। दूसरी तरफ सुबह जब पीहू सोकर उठी तो उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। नशा तो उतर चुका था, लेकिन अब रात के दृश्य एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। उसने अचानक ही अपने होठों पर हाथ रखा, अपनी चीख को दबाने का प्रयास किया। तेजी से नामे सिर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं भला उस व्यक्ति को ये सारी बातें कैसे बोल सकती हूँ? वह पागलों की तरह जोर जोर से नामे सिर हिलाने लगी थी और फिर उसे याद आया कैसे आधी रात के समय वो जाकर उसकी बाहों में अपना सिर रखकर सोई थी। ये सोचकर ही उसे और भी ज्यादा रोना आने लगा था। वह तुरंत ही स्नान घर की तरफ भागी, जल्दी से कपड़े बदले। जब वो बाहर आई तो विक्रांत कहीं भी उपस्थित नहीं था।
उसने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन उसकी ये प्रसन्नता ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी थी। विश्राम गृह से निकलते ही उसे विक्रांत दिखाई दे गया था। मैं आपको जगाने ही आ रहा था। मैंने फिलहाल तो आपके पापा को आपकी मूर्खता के बारे में कुछ भी नहीं बताया और ये आपकी अंतिम भूल समझकर छोड़ दिया। दोबारा अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की या मुझसे छुपकर पार्टी में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर आपको अपने पापा से कोई नहीं बचा पाएगा। विक्रांत ने सिर्फ पार्टी के संबंध में बात की थी। कल रात को जो कुछ भी हुआ विक्रांत ने उसकी चर्चा नहीं की थी, क्योंकि पीहू का लाल चेहरा देखकर उसे पहले ही अनुमान हो चुका था कि वह इस बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। उधर पीहू ने अपने आप को संभाला और अपने लहजे को गुस्से से भरा बनाते हुए बोली, हाँ ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब मत करो और अपने काम से काम रखो। वह उसे आज्ञा देती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि विक्रांत उसकी पीठ को घूर के रह गया। मैडम साहिबा, सिर्फ एक बार आप मेरी पत्नी बने, फिर उसके बाद सारे हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये कहकर वह मनमोहक अंदाज में मुस्कुरा दिया। उधर पूरा रास्ता पीहू ने मौन रहकर ही बिता दिया, वरना वह उसे छोटी छोटी बात पर डांटती थी। आज विक्रांत बहुत ज्यादा तेज गति में गाड़ी चला रहा था। पीहू ने उस पर भी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपनी सोच में हद से ज्यादा डूबी हुई थी। हवेली में पहुंचते हुए तुरंत अंदरूनी हिस्से की तरफ भागी थी, जबकि विक्रांत पास खड़े सीताराम की तरफ मुड़ गया। बताओ क्या समाचार है? उसका चेहरा एकदम ही गंभीर हो गया था। सीताराम ने डर के मारे थूक निकला और कांपती हुई आवाज में बोला, वह साहब जी, प्रेमनाथ ठाकुर अपने बेटे प्रमोद ठाकुर का रिश्ता लेकर आए हैं छोटी बिटिया के लिए। आप मुझे बताइए उसका क्या करना है। यह सुनकर विक्रांत के होठ रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा दिए, जो पहले करते आ रहे हैं वही करो। या तो उस व्यक्ति को गायब कर दो या फिर उसे विवश कर दो कि वह इस रिश्ते से मना कर दे। मुझे वो पुरुष इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। ये कहकर वह भी अंदरूनी हिस्से में चला गया। अचानक ही लक्ष्मी नारायण सिंह की आवाज उसके कानों में गूंजी तो वह तुरंत ही सचेत हो गया। कल रात तुम दोनों कहाँ पर थे? उन्होंने साफ शब्दों में प्रश्न पूछा। कल अचानक बहुत तेज बारिश हो गई थी तो मैम को फार्म हाउस में ले गया था। उसने लक्ष्मी नारायण सिंह की आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से उत्तर दिया। वह बस उसके चेहरे को घूर कर रह गए। मैम, तुम लोगों से इससे पहले कब पूछ रहा हूँ, तब वो कहाँ पर थी? मैम के मित्र की एक पार्टी थी, विक्रांत ने फिर से छोटा सा उत्तर दिया। और वह दोस्त कैसी है? पीहू सिंह, जो कि रसोई की तरफ जा रही थी। नीचे से आने वाली आवाजें सुनकर उसके कदम वहीं पर जम गए थे। विक्रांत त्यागी ने गहरी सांस बाहर छोड़ी। मैंने उन लड़कियों के बारे में पता लगवाया है। वह अच्छी लड़कियां नहीं हैं, नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार करती हैं और उसके साथ साथ सीधे सीधे गांव से आने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे दोस्ती करके उन्हें बर्बाद करती हैं और फिर इनको आगे बेच देती हैं। पीहू का बस नहीं चल रहा था। वह विक्रांत का मुंह तोड़ डाले, जिसने उससे वादा किया था कि उसके पापा को कुछ भी नहीं बताएगा, और अब रट्टू तोते की तरह शुरू हो गया था। ये मनु से एक बार मेरे हाथ लगे, इसका तो मैं वो हाल करूंगी कि ये सारी जिंदगी अपने आप से नजरें मिलाने के योग्य नहीं रहेगा। विक्रांत त्यागी, अगर मैंने तुम्हें अपनी उंगलियों पर ना नचाया तो मेरा नाम भी पीहू सिंह नहीं। मैं दिल ही दिल में उसको गालियों से नवाजने लगी थी। उधर लक्ष्मी नारायण सिंह का दिमाग एकदम ही घूमा था। उन्होंने ऊंची आवाज में पीहू का नाम पुकारा था। थोड़ी ही देर के बाद वह नीचे आ गई थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सुनकर वह पूरी तरह से अनजान बन रही थी। किस बारे में पापा जी? मुझे भी बताइए, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। वह भोलेपन से आंखें टिमटिमाते हुए बोली, ये तुमने किस प्रकार की लड़कियों से दोस्ती की हुई है और कल तुमने नशा भी किया था? ये सुनकर पीहू ने डर के मारे थूक निकला। पापा, मैंने नशा नहीं किया था, बल्कि मुझे करवाया गया था। और सौगंध खिला ले, मुझे उन लड़कियों के बारे में पता नहीं है और ना ही विक्रांत ने मुझे बताया है, जबकि ये इसकी जिम्मेदारी थी। उसने सारा दोष तुरंत विक्रांत पर डाल दिया था, जो कि पिछले 3 हफ्तों से उसे लगातार समझाया जा रहा था। लेकिन लक्ष्मी नारायण सिंह जानते थे वह खुद को बचाने के लिए सब कुछ कह रही है। ठीक है, तुम अब अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी सजा यही है कि अगले 1 हफ्ते तक तुम घर से बाहर पैर नहीं निकालोगी। सारे रक्षक तुम पर नजर रखेंगे। अगर तुमने मेरी आज्ञा मानने से मना किया तो फिर ये सजा बढ़कर 1 महीने तक भी जा सकती है। पीहू ने ये सुना तो बेचैनी से तड़प कर रह गई। पापा जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? गायक अरिजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम आ रहा है, कम से कम मुझे इस संगीत कार्यक्रम में जाने की तो अनुमति दे दें। लक्ष्मी नारायण सिंह ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। जितनी बड़ी मूर्खता तुमने की है, मेरा मन करता है कि तुम हवेली से पैर भी बाहर ना निकालो। पता नहीं कैसे मैं तुम्हें अनुमति दे देता हूँ। अब जल्दी से यहाँ से जाओ, तुम्हें देखकर मुझे क्रोध आ रहा है। वह आंखों में आंसू लिए तुरंत अपने कमरे की तरफ भागी थी, जबकि विक्रांत खिलखिलाकर मुस्कुरा दिया था। वह इतना अच्छा भी नहीं था जितना बनता था।
इस बात का तो आज पीहू को पक्का विश्वास हो गया था। विक्रांत लक्ष्मी नारायण सिंह के साथ उनके बैठक में बैठा हुआ था और अब उनसे गंभीर मामलों पर बातचीत कर रहा था। रात लगभग 11 बजे का समय था। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। पीहू अपने कमरे में बैठी हद से ज्यादा बोर हो रही थी। उसने अपनी सहेली से बात करके देख लिया था, लेकिन वे लोग उस समय मुंबई से सड़क रास्ते पर जा रहे थे, हद से ज्यादा आनंद ले रहे थे। और दूसरी तरफ वह थी जो अपने कमरे में गुस्से में बिल्ली बनी घूम रही थी। मैं इस कदर बेचैन हूँ तो विक्रांत इतने चैन से कैसे रह सकता है? आज मैं उसकी नींद खराब करती हूँ। मैं दिल ही दिल में पक्का विचार करते हुए उठी। दरवाजा खोलकर विक्रांत के विश्राम कक्ष की तरफ बढ़ गई। उसका विचार विक्रांत के सारे मूल्यवान कपड़ों को कैंची की सहायता से काटने का था। दबे पैर वे अंदर घुसी थी कि अचानक ही उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का अनुभव हुआ। उसने पलटकर देखा तो विक्रांत बिना शर्ट के खड़ा था। एक हाथ में उसने फ्राई पैन उठाया था, जबकि दूसरी हाथ में चिमटा। पीहू ने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। ये क्या बदतमीजी है? अपनी शर्ट पहनो। विक्रांत ने उसकी बात का कोई विशेष उत्तर न दिया, बल्कि उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पीहू ने अपना हाथ हल्का सा आंखों के ऊपर से हटाया और दांत चबाते हुए बोली, मैं इस समय अपने विश्राम कक्ष में उपस्थित हूँ और मेरी कर्तव्य का समय भी समाप्त हो गया है। भगवान ने मुझ पर ये कृपा कर दी है कि अगले 1 हफ्ते तक मुझे छुट्टियां हैं, यानी मैंने अगला 1 हफ्ता आनंद बनाना है। वह जानबूझकर इस बात पर जोर देते हुए बोला था, क्योंकि वह विशेष रूप से पीहू सिंह के लिए हवेली में आया था, ताकि वह उसकी ऊटपटांग हरकतों पर नजर रख सके। क्या तुम मुझे ईर्ष्या दिलाने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हो? विक्रांत त्यागी ने ये सुना तो कंधे उचका दिए। आप तो पहले ही अच्छी खासी ईर्ष्या कर रही हैं। मुझे और ज्यादा आपको जलाने से क्या मिलेगा? देखो मिस्टर, मैं तुम्हें स्पष्ट और सीधे शब्दों में समझा रही हूँ। अभी और इसी समय पापा के पास जाओ और उनको जाकर बोलो कि तुमने जो कुछ भी कहा वह झूठ था। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सजा माफ करवाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गुस्से में आकर उसने पानी का गिलास उठाया और विक्रांत की पीठ पर जोर से फेंका। विक्रांत फिर से उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था। पीहू की नजरें बार बार भटककर उसकी सुगठित छाती और मांसपेशियों की तरफ जा रही थी। वह पुरुष किसी भी दृष्टिकोण से रक्षक नहीं लगता था, बल्कि वह तो जैसे किसी राज्य का राजकुमार मालूम होता था। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी विशेषता थी जो यहाँ पर काम कर रहा था। पीहू की नजरों की गर्मी अपने मांसपेशियों पर अनुभव करके उसकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। वैसे मैंने आपको अनुमति नहीं दी कि आप इस प्रकार से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखें। पीहू ने यह सुना तो फौरन ही बौखला गई थी। ओह हेलो मिस्टर, तुम में कोई विशेष बात नहीं जो मैं तुम्हें देखूंगी, लेकिन आप कब से मेरी मांसपेशियों को घूर रही हैं? ये कहकर वह उसकी तरफ बढ़ा। पीहू अनजाने में 2 कदम पीछे की तरफ होकर खड़ी हो गई थी। वह पूरी तरह से दीवार के साथ लग गई थी। विक्रांत हल्का सा उसके चेहरे पर झुका तो पीहू की सांस तेज हो गई थी। विक्रांत की गर्मी उसके शरीर को पूरी तरह जला रही थी। मुझसे दूर होकर बात करो, वह अटकते हुए बोली। विक्रांत ने अपना चेहरा उसके और ज्यादा पास कर लिया। अब उसकी सांसें पीहू की गर्दन को छू रही थी। पीहू को अपने शरीर में एक अजीब सी परिवर्तन का अनुभव हो रहा था। देखो, मैंने तुम्हें कहा कि मुझसे दूर होकर बात करो। इस बार वो पूरी सख्ती से चिल्लाई थी, लेकिन विक्रांत ने झुककर उसके हाथों से मोबाइल ले लिया था, जहां पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। वैसे मुझे अनुमान नहीं था कि आप इस कदर मूर्ख निकलोगी। कम से कम इंसान अपना मोबाइल तो छुपा ले। ये कहकर उसने तुरंत ही रिकॉर्डिंग मिटा दी थी। पीहू का विचार उसे शर्मिंदा करने का था, ताकि विक्रांत बदले में उसे बुरा भला कहे और उसे धमकियां दे और वह बाद में सब कुछ अपने पापा को सुनाकर अपनी सजा माफ करवा ले। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया था। तुम एक बहुत ही बदतमीज और तेज लोमड़ी हो, वह चिल्लाते हुए बोली। विक्रांत ने अनजाने में ही अपने कानों में उंगली दे दी थी। और आप हद से ज्यादा हटी हैं। वैसे अगर मेरा परामर्श माने तो आपको इस समय यहाँ से चले जाना चाहिए। एक अकेले पुरुष के साथ स्त्री का आधी रात के समय उपस्थित होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ भी हो सकता है। उसकी धड़कनों पर अपनी नजरें जमाकर अच्छे खासे भारी लहजे में बोला। पीहू को बुरी तरह से बेचैन कर गया था। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ये बात तुम कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इतना बताने के लिए आई हूँ कि मेरे मामलों से दूर हो जाओ और जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। वह गुस्से से वहां से जाने ही लगी थी। अचानक ही उसका पैर फिसला। वह पीछे की तरफ गिरने ही लगी थी कि विक्रांत ने फिर से उसकी कमर को अपनी बाह में ले लिया और उसे अपने सीने के साथ लगा लिया। इस बार विक्रांत के हाथ पीहू के धड़कनों के ऊपर जमे हुए थे और पीहू भी अपने पूरे होश हवास में उपस्थित थी। कुछ क्षणों के लिए तो वह हिल भी ना सकी थी। जब वह होश की दुनिया में वापस आई तो वह तुरंत बाहर की तरफ भागी थी।
जबकि उसके पीछे विक्रांत खिलखिलाकर हंस रहा था। बड़ी आई मुझसे बदला लेने के लिए, ये कहकर वह दोबारा से अपने लिए भोजन बनाने में व्यस्त हो गया, जो कि उसका मनपसंद कार्य था। अगले 3 दिन उसने घूमने फिरने में बिताए थे। उसका इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था। जब वो होश हवास की दुनिया में आया, तब उसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष थी। एक आदमी उसे अपने साथ अपने घर ले गया था, लेकिन वह उसे हद से ज्यादा मारता था। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस आदमी के घर से भाग आया था, और उसी आदमी के पास रहकर ही उसको पता चला था वह अनाथ है और उसका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तब वह एक अनाथालय में पहुंचा, लेकिन वहां पर भी उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता। वहां पर दान देने वाले भी बहुत थे, बच्चों को भोजन देने वाले भी बहुत थे, लेकिन उनके दुख सुनने वाला और उनको समझने वाला कोई नहीं था। उनको छोटी-छोटी बात पर डाँटा जाता, मारा जाता, और वह भी बहुत निर्दयता के साथ। विक्रांत त्यागी दोबारा से उस जगह से 12 साल की उम्र में भाग रहा था। तब उसका सूरजमल के मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हो गया था। सूरजमल उसे अस्पताल लेकर गया। विक्रांत का शरीर और उसका जुनून देखकर सूरजमल ने वहीं पर खड़े-खड़े फैसला किया, वह उसकी परवरिश करेगा और उसको अपने साथ रखेगा। लेकिन विक्रांत को पढ़ने का हद से ज्यादा शौक था। सूरजमल खुद एक बहुत बड़ा गुंडा था, प्रेम का सताया हुआ था, लेकिन उसने बदला लेकर अपने प्रेमिका को भी जान से मार दिया था। जेल में भी इस संबंध में 30 साल रहा था, लेकिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वह तुरंत बाहर निकल आया। अब उसका भी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। उसने विक्रांत को अपने साथ रख लिया। विक्रांत की प्रसन्नता की सीमा न रही जब उसने न सिर्फ उसका स्कूल में दाखिला करवाया, बल्कि उसके साथ साथ उसे लड़ना भी सिखाया। वह सूरजमल से भी बड़ा लड़ाका बन गया था। बड़े बड़े लोगों को धूल चटा देता, और जहां कहीं भी पुराना पैसा वापस लेने जाना होता तो सूरजमल उसी को अपने साथ लेकर जाता। लेकिन समय बीतने के साथ साथ विक्रांत को ये सब कुछ बुरा लगने लगा, और उधर सूरजमल के शत्रु भी हद से ज्यादा बढ़ गए थे। जिस दिन सूरजमल पर गोलियां चलाई गई थी, उस दिन मरने से पहले सूरजमल ने विक्रांत को हमेशा हमेशा के लिए प्रयागराज छोड़ने के लिए कहा था। वह वहां से भागकर बड़े शहर आ गया। उसके पास सूरजमल के दिए हुए अच्छे खासे पैसे थे, जिससे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर उसके बाद वह अपनी कंपनी में नौकरी करने लगा। लेकिन एक दिन उसको पता चला कि लक्ष्मी नारायण सिंह, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसको एक अंगरक्षक की आवश्यकता थी। वह वहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंच गया, लेकिन जब उसकी नजर पीहू पर पड़ी तो वह अपनी पलकें झपकाना भूल गया। वह लड़की पहली ही नजर में उसे बेहद अच्छी लगी थी। विक्रांत ने वहीं पर फैसला कर लिया कि वह उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। दूसरी तरफ पीहू विक्रांत से हद से ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि वह इसे अपनी मनमानी करने की अनुमति नहीं देता था। वह जहां कहीं भी जाती, विक्रांत परछाई की तरह उसके साथ मौजूद होता, जिस पर उन दोनों की अच्छी खासी बहस होती थी। लेकिन विक्रांत को उसका हर रूप बेहद पसंद था। उससे प्रेम करने के साथ साथ उसकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा और सम्मान भी करता था। पीहू के लिए हवेली में जो कोई भी विवाह का रिश्ता आता, विक्रांत उसको भगा देता। लक्ष्मी नारायण सिंह भी हद से ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी आखिर कोई उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा। हालांकि वह खुद भी एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये सब कुछ किया धरा विक्रांत त्यागी का था। अभी भी 1 हफ्ता खत्म होने के बाद जब पीहू को बाहर निकलने की अनुमति मिली, तो उसने भगवान का धन्यवाद किया। और उधर विक्रांत का काम फिर से शुरू हो गया था। वह उसे विश्वविद्यालय लेकर जा रहा था। अचानक उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर घर की नौकरानी शीतल पासवान का नंबर चमक रहा था। उसने जैसे ही कॉल उठाई, दूसरी तरफ से शीतल पासवान की रोती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। वह साहब जी, बड़े साहब की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी से वापस आ जाइए, उनको अस्पताल लेकर जाना है। पीहू ने यह सुना तो वह भी हद से ज्यादा डर गई थी। विक्रांत ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और लक्ष्मी नारायण सिंह को लेकर अस्पताल पहुंचा। लक्ष्मी नारायण सिंह की दशा हद से ज्यादा खराब थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। वह थोड़ी देर के लिए होश में आए थे। पीहू उनके सिरहाने पर सिर रखकर छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। उन्होंने विक्रांत का हाथ अपने हाथों में थामा और कमजोर आवाज में बोले, मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लो विक्रांत। ये सुनकर वह थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया। मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? उसने गंभीर लहजे में उत्तर दिया। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं उसे अपने पीछे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे बहुत से शत्रु हैं जो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम उसकी ढाल बन जाओ, उसका साया बन जाओ। मुझे वचन दो, तुम सारी जिंदगी उसके साथ रहोगे और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे।
पीहू ने ये सुना तो बहुत परेशान हो गई थी। पापा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस साधारण से अंगरक्षक से कैसे शादी कर सकती हूँ? लक्ष्मी नारायण सिंह की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी तो वह तुरंत ही शांत हो गई थी। उसे गहराई से अपनी भूल का अनुभव हुआ था। मैं चाहता हूँ अभी और इसी समय तुम दोनों की शादी हो जाए। मैं पंडित जी का प्रबंध कर सकता हूँ। ये सुनकर वह तुरंत कमरे से बाहर निकला। उसे प्रसन्नता भी हो रही थी, फिर पीहू सिंह उसकी जिंदगी में शामिल हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ उसे लक्ष्मी नारायण सिंह की दशा पर दुख भी हो रहा था। वास्तव में लक्ष्मी नारायण सिंह को जो सूचना मिली थी वह सच में बहुत बड़ी थी। उन्हें आज सुबह ही अपने अधिवक्ता का फोन आया था। उन्होंने अपने व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कर्ज लिया था और अपनी सारी संपत्ति भी गिरवी रखवा दी थी। लेकिन जिस हिस्से से उन्हें आशा थी वह दुगने हो जाएंगे, उनकी कीमत बहुत नीचे चली गई थी, जिसकी वजह से सब कुछ उनके हाथों से निकल गया। यही बात उनके हृदय घातक का कारण बनी थी। बाद में जब उन्होंने पीहू और विक्रांत त्यागी को इस बारे में बताया तो पीहू का मन किया कि वह अपने बाल जोर जोर से खींचना शुरू कर दे। आखिर भाग्य उनके साथ इतना बड़ा उपहास कैसे कर सकता है? ना सिर्फ उसने अपने पापा को खो दिया, बल्कि उसकी सारी संपत्ति भी उसके हाथों से निकल गई। उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी की कुछ आभूषण थे और बैंक में जमा धन था, जो कि अच्छा खासा था। उसके पापा की भी कुछ व्यक्तिगत संपत्तियां थी, लेकिन ये उन सब चीजों का सामना नहीं कर सकती थी जो दिवालिया होने से पहले उनके पास उपस्थित थी। पापा के दाह संस्कार और काफी सारी चीजों के बाद पीहू ने साफ शब्दों में विक्रांत से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब हम दोनों के मार्ग अलग हो गए हैं। पापा की इच्छा तुमने पूरी की, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे संबंध विच्छेद दे दो। विक्रांत ने ये सुना तो उसका पारा अचानक बढ़ गया। उसने एक झटके से पीहू की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास किया। मुझसे दूर जाने के बारे में कभी सपनों में भी नहीं सोचना। मैंने तुमसे इस कारण से शादी नहीं की कि मैं तुम्हें खुद से अलग कर दूंगा। अब सारी जिंदगी के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इससे पहले वह उसके होठों को अपनी पहुंच में लेता। अचानक ही गोलियां चलने लगी। पीहू को लेकर नीचे झुक गया था। काफी देर तक इसी तरह से गोलीबारी चलती रही। कमरे में रखी हर वस्तु टूट गई थी। उधर पीहू की सांसें तेज हो गई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? वह छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। विक्रांत ने प्रेम से उसके होठों पर उंगली रखी और उसके कानों में झुकते हुए बोला, हम लोगों को यहाँ पर रहना ठीक नहीं। मैं नहीं जानता तुम्हारे पिता ने किस किस से कर्ज लिया हुआ है, वापस भी किया है या नहीं, लेकिन सत्य तो ये है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। वह उसे लेकर अपने पुराने घर में वापस आ गया, जो हद से ज्यादा गंदा था। पीहू ने आरुचि से हर चीजों को घूरा और फिर तेज आवाज में बोली, क्या मैं इस गंदगी में रहूंगी? ये सुनकर विक्रांत ने नाम में सिर हिला दिया। बिल्कुल भी नहीं। पहले तुम इस स्थान को साफ करोगी, फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पर रहेंगे। उसका अंदाजा बहुत ज्यादा चिढ़ाने वाला था, जबकि पीहू उसको घूर कर रह गई थी। अभी थोड़ी देर पहले गोलीबारी वाली घटना उसके दिमाग में तेज थी। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। अगर विक्रांत समय पर उसे नीचे न गिराता, अगर वह वहां पर उसके साथ उपस्थित ना होता, तो न जाने लोग उसके साथ क्या व्यवहार करते। मैं अकेले यहाँ की सफाई नहीं करूंगी, तुम भी मेरे साथ करोगे। विक्रांत ने यह सुनकर गहरी नजरों से उसे देखा। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? पीहू बस उसको घूर कर रह गई थी। बाद में जो कुछ भी चाहिए होगा मुझसे ले लेना, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मिलकर सफाई करो, ठीक है? मुझे स्वीकार है। ये कहकर वह उसके साथ मिलकर सफाई करने लगा था। और फिर थोड़ी सी देर में घर की स्थिति फिर से ठीक हो गई थी। पीहू भी स्वच्छ होने के लिए चली गई थी। जब वो बाहर निकली तो उसने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जो कि काफी ज्यादा खुले थे। वह थोड़ी सी असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देखो विक्रांत, तुम जानते हो कि हमारी शादी, बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि विक्रांत उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बिठा चुका था। हमारी शादी जिन भी परिस्थितियों में हुई है, लेकिन फिलहाल तुम मेरी पत्नी हो। ये कहकर वह उसके होठों पर झुक गया। पीहू इस घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ विक्रांत ने उसके वस्त्रों के सामने वाली डोरी को खोलकर उसकी धड़कनों को भी अपनी पहुंच में ले लिया था और जोर जोर से उसकी धड़कनों को मसलने लगा। पल भर में ही वो पीहू सिंह को पूरी तरह से सूध बूध घुला देने में सफल हो गया था। पीहू जो कि विचार रखती थी, वह उस पुरुष को अपने पास नहीं आने देगी। अब उस पुरुष के आकर्षण के सामने हार रही थी। विक्रांत, ये सब कुछ ठीक नहीं है। उसने थोड़ी ही देर के बाद अपने और विक्रांत के बीच दूरी बनाते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथ मजबूती से उसके सीने पर टिकाए हुए थे। विक्रांत ने एक झटके से हाथ हटाकर उसके सिर के ऊपर की तरफ करके बांध दिए। दोबारा से उसकी गर्दन पर झुक गया। मेरी जान पत्नी हो तुम मेरी,
और अधिकार रखता हूँ तुम पर। हमारी शादी को भी अब काफ़ी दिन बीत गए। अब तुम सोच भी नहीं सकती हो कि ये समय मैंने कितनी कठिनाई से काटा है। आज मेरे लिए किसी भी तरह की बाधाएँ खड़ी मत करना, बस खुद को मेरे हवाले कर दो। ये कहकर वह फिर से उसकी गर्दन को बहुत ही प्रेम से चूमने लगा था। कभी वह उसे काटता तो कभी उस पर स्पर्श करता। पीहू की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी, उसके शरीर में भी हल्के हल्के झटके लग रहे थे। वह निश्चित रूप से एक उच्च वर्ग के समाज में रहती थी, लेकिन आज से पहले उसने कभी भी किसी पुरुष को अपने पास आने की अनुमति नहीं दी थी। और इस बात का परिणाम विक्रांत भी देने के लिए तैयार था। वह उसके पास जाने वाला पहला पुरुष था जिसने उसके वजूद तक पहुंच प्राप्त की थी। पीहू को जी भरकर चूमने के बाद विक्रांत ने उसे बहुत प्रेम के साथ बिस्तर पर सीधा करके लिटाया। उसकी आंखों में देखने लगा। पीहू की सांसें बहुत तेज थी। विक्रांत ने उसके होठों को अपने होठों की सहायता से मसलता। पीहू ने तुरंत अपनी आंखें मूंद ली थी। विक्रांत की नजरें अब उसके खुले वस्त्रों के अंदर से झांकते हुए अंतर्वस्त्र पर जाकर टिकी हुई थी। अगले ही पल उसे जरा सा ऊपर की तरफ उठाकर उसके स्ट्रिप खोल चुका था। ये देखकर पीहू बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कृपया ऐसा मत करो। उस रात तुम मुझसे पूछ रही थी तुम्हें इनमें से कौन सा पहनना चाहिए, और आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम इनमें से कोई भी नहीं पहनोगी। पीहू ने ये सुना तो उसका चेहरा लज्जा के मारे लाल हो गया था। तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? मेरे कहने का ये अर्थ है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ जी भरकर, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम पर अधिकार रखता हूँ। वह एक बार फिर से उसके वस्त्रों के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी धड़कनों को अपने हाथों में लेकर दबाने लगा। पीहू की आंखें आनंद के कारण दोबारा से बंद हो गई थी। ये सुख उसके लिए बिल्कुल नया और अनोखा था। ऊपर से विक्रांत की निकटता उसे बुरी तरह से व्याकुल कर रही थी। अगर मैं तुम्हें इस सब की अनुमति ना दूं तो क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? थोड़े ही देर के बाद उसने अपने आप को संभाला। डरी हुई नजरों से विक्रांत की आंखों में देखते हुए बोली, मैं जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, तुम्हें विवश कर दूंगा कि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ। पीहू ने ये सुना तो तुरंत अपना सिर झटकते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विक्रांत खिलकर मुस्कुरा दिया। उसने एक झटके से पीहू को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। उसने उसकी दोनों टांगों क्रॉस के रूप में इधर उधर फैला दी। अब वह उसके सीने के ऊपर वाले हिस्से पर अपने होंठ रख चुका था। पीहू ने अनजाने में ही उसके बालों को अपने हाथों में पकड़ चुकी थी। कृपया रुक जाओ। वह अपने हाथ लगातार उसके बालों में चला रही थी, जबकि विक्रांत त्यागी अपने नाम की पुकार उसके होठों से सुनकर और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसका पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। तुम कैसे मेरे इस पागलपन को सहन करोगी? विक्रांत ने उसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा। वह दोबारा से उसके होठों को अपनी पहुंच में लेकर उनको चूमने लगा था। पीहू सिंह ने इस बार उसे खुद से अलग करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वह खुद भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वह कभी विक्रांत के होठों को चूमती, कभी उन्हें स्पर्श करती। विक्रांत आखिरकार उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर कर चुका था। उसके साथ ही विक्रांत ने उसके कपड़ों को उसके शरीर से अलग किया। अब पीहू उसके सामने पूरी तरह बिना कपड़ों के थी। वह अपनी बाहों की मदद से अपने सीने को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि विक्रांत उसका ये डर और हिचकिचाहट देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम शर्माती भी हो। मैंने तुम्हें हमेशा गुस्सा करते हुए देखा है। पीहू ने ये सुना तो नाराजगी से उसे घूरने लगी। ओह हेलो, फिलहाल मैं आपका गुस्सा देखने के मूड में नहीं हूँ। फिलहाल मुझे अपना यही रूप दिखाओ। उसने पीहू की टांगें पकड़कर उसे एक बार फिर से अपने पास खींच लिया। तुम एक बहुत ही आकर्षक पुरुष हो, पीहू ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि अब वह उसकी नजदीकी के नशे में पूरी तरह डूब चुकी थी। विक्रांत फिर से खिलकर मुस्कुरा दिया था। तुम भी एक बहुत सुंदर महिला हो। ये कहकर विक्रांत ने उसकी पीठ अपनी तरफ की और उसकी कमर से बाल हटाकर वहां पर अपने होंठ रख दिए। इस दौरान विक्रांत के हाथ उसकी धड़कनों पर हलचल कर रहे थे। पीहू बेबसी से सिसकियां भरे जा रही थी। उसे लग रहा था कि विक्रांत आज सच में उसको पागल कर देगा। जब उसे रोकने की कोशिश करती तो विक्रांत की तीव्रता में पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी होने लगती। तुम मुझे जितना ज्यादा रोकोगी मेरा पागलपन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। जब विक्रांत उससे अपना अधिकार लेने लगा तो वह तेजी से बोली, मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा शौक है मेरी जान। वह उसके कानों के निचले हिस्से को अपने दांतों में दबाते हुए बोला, और मैं चाहता हूँ मेरे ढेर सारे बच्चे हों। तुम मेरे बच्चों से प्यार करना, मैं तुमसे प्यार करूंगा। ये कहकर वह उसके और पास हो गया। विक्रांत, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं जानती हूँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द भी होगा।
आप इतने मजबूत हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। वह उसके सीने पर हाथ रखकर उसे लगातार खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। मेरी जान, क्या मैंने तुम्हें पहले दर्द दिया है जो अब दर्द दूँगा? मुझ पर भरोसा करो, वादा करता हूँ, तुम्हें ज़रा भी तकलीफ नहीं होने दूँगा। ये कहकर वह धीरे-धीरे उसके शरीर में समाने लगा था। पीहू की बेचैन सिसकियाँ फिर से पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर थोड़ी ही देर में वह उसके शरीर में पूरी तरह मिल चुका था। उन दोनों के शरीर उस दिन एक दूसरे के साथ मिलकर एक हो गए। पीहू सुबह सोकर उठी तो वह उसके बहुत पास सो रहा था। विक्रांत के चेहरे को देखकर पीहू के होंठ पर मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वह हल्का सा उठी और उसके माथे को चूमकर दोबारा से लेट गई। अब उसे ये बात भी परेशान नहीं कर रही थी। विक्रांत उसका एक साधारण सा अंगरक्षक था। सच तो ये था कि उसके दिल में भी विक्रांत के लिए भावनाएं जाग चुकी थी, जो पहले भी थी, लेकिन वह हमेशा खुद से इनकार करती थी। वह खुद को ये समझाती थी कि उसे कैसे एक साधारण इंसान से प्यार हो सकता है। असलियत तो ये थी कि जब विक्रांत पहले दिन उनकी हवेली में ये नौकरी करने के लिए आया था, तभी पीहू को उसकी पर्सनैलिटी हद से ज़्यादा अच्छी लगी थी। वह जानबूझकर उससे बहस करती क्योंकि उसे विक्रांत से बात करना बहुत पसंद था। विक्रांत की आवाज़, उसका चलने का तरीका और फिर जिस तरह से वो बात करता था, हर चीज़ पीहू को अपने दिल में उतरती हुई महसूस होती थी। वह बस इस बात को ज़ाहिर नहीं करती थी, क्योंकि वह डरती थी कहीं उसे उस इंसान से प्यार ही न हो जाए। पर बाद में पापा जी ने उन दोनों के प्रेम के बीच बाधा न बन जाए, क्योंकि वह अपने और विक्रांत त्यागी के अंतर से भी परिचित थी। लेकिन आज उसे किसी भी चीज़ से अंतर नहीं पड़ रहा था। आज उसे विक्रांत अपना सबसे बड़ा रक्षक लग रहा था। वह ज़ोर से उसके सीने के साथ जाकर लग गई थी। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, उसने विक्रांत के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। विक्रांत उसके पास आने पर जाग गया था। उसकी बात सुनकर दिल खोलकर मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ? तुमने अपना जो जादू मुझ पर किया हुआ है वो मरते दम तक उतर सकता है क्या? ये कहकर विक्रांत ने उसे कसकर अपने पास कर लिया। पीहू सिंह भी उसके बेहद करीब हो गई थी। उन दोनों के सीने एक बार फिर से एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, जिससे विक्रांत की भावनाएं भड़कने लगी थी। थोड़ी सी देर के बाद वो एक बार फिर से उस पर हावी हो चुका था। पीहू मना करती रह गई, लेकिन विक्रांत ने सारा दोष उसी के ऊपर डाल दिया था कि तुमने खुद ही मुझे जगाया था। मैं तो अच्छी खासी नींद ले रहा था। अब चलो शाबाश, शांति से मेरी बात मानो। वो बस उस कठोर पुरुष को देखकर रह गई थी, जिससे उस पर जरा भी तरस नहीं आया था। वास्तव में एक बहुत ही बेशरम इंसान है। उसने आखिरी बात ये कही थी। उसके बाद उसकी सिसकियां दोबारा से कमरे में गूंजने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने इस घर को अच्छा खासा व्यवस्थित कर दिया था। विक्रांत ने फिर से एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। आश्चर्यजनक रूप से उसे ये नौकरी बहुत अच्छी मिल गई थी और सबसे अनोखी बात ये थी, इस कंपनी का मालिक उसके जीवन में हद से ज्यादा रुचि ले रहा था। वह आदमी एक 60 साल का बुढ़ा था, जिसकी आंखें विक्रांत की आंखों से बहुत मिलती थी। एक दिन विक्रांत काम की जानकारी देने के लिए दफ्तर में गया तो उस आदमी की बात सुनकर एक क्षण के लिए घबरा गया। क्या तुम अपनी कमीज उतार सकते हो? यह सुनकर विक्रांत घबरा गया। सर, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो कुछ फिलहाल विक्रांत के दिमाग में चल रहा था, वह सोचकर ही उसकी हालत खराब हो रही थी। वह इतनी अच्छी नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहता था और दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहा था कि इस व्यक्ति के मन में कोई खोट ना हो। जगमोहन त्यागी ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी पीठ से एक सेकंड के लिए अपनी कमीज हटाओ, मुझे वहां पर कुछ देखना है। विक्रांत ये सुनकर मजबूती से अपने होंठ भींच चुका था। वह वहां पर एक क्रॉस का निशान मौजूद है। विक्रांत की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक उदासी आकर छा गई। क्या मैं वो निशान देख सकता हूँ? ये सुनकर विक्रांत ने भवें सिकोड़ ली। आपको इस सब से क्या मतलब? और मैं इस संबंध में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह दफ्तर से बाहर निकलता, दो रक्षकों ने उसे घेर लिया था। फिर उसने जब जगमोहन साहब को निशान दिखाया तो सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। वास्तव में वह उनका खोया हुआ बेटा था, जिसको बचपन में उनके शत्रु उठाकर ले गए थे। उनको लग रहा था उनका बेटा मर चुका है, लेकिन बरसों बाद जब उन्होंने विक्रांत को देखा तो उनका दिल अजीब ढंग से धड़का। विक्रांत के नैन नक्श बिल्कुल उन्हीं की तरह और उनकी पत्नी की तरह थे। वह उनकी सारी संपत्ति का इकलौता उत्तराधिकारी और गांव का मुखिया था। विक्रांत उनकी किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। रक्षकों ने विवश होकर उसको बेहोश किया और उसे हवेली लेकर आ गए। जब वहां पर उसे होश आया तो उसकी माँ भी उसके पास उपस्थित थी। उसके चाचा हरीश त्यागी और बड़े पापा मनीराम त्यागी के सिर्फ और सिर्फ बेटियां थीं।
किसी का भी बेटा नहीं था। इस कारण से नियम के अनुसार वही गांव का मुखिया भी था। होश में आने के बाद सबसे पहले उसके दिमाग में पीहू का ही चेहरा घूमा था, जो कि उसकी वजह से परेशान हो रही होगी। ये विचार आते ही वह एक झटके से उठ बैठा। उसकी माँ सुचित्रा देवी तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। वह उसे अपने सीने से लगाकर छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर जब विक्रांत को उसके बचपन के चित्र दिखाए गए, फिर डीएनए जांच के बाद परिणाम सामने आया, तो विक्रांत पर यह वास्तविकता प्रकट हो गई। उधर पीहू का रो रो कर बुरा हाल था। उसको लग रहा था विक्रांत उसे छोड़कर चला गया। उसने अपनी हालत खराब कर ली थी। 2 दिनों के बाद जब विक्रांत वापस अपने घर पहुंचा, तो उसे देखकर क्रोध से उसकी तरफ बढ़ी और उसके सीने पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी। विक्रांत इस दौरान खुद को बचाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि महोदय में अच्छी खासी ताकत थी। क्या कर रही हो? अपने पति को मारने का विचार है क्या? विधवा हो जाओगी? सोच लो। ये सुनकर पीहू ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हें थोड़ी सी लज्जा नहीं आती इस तरह की बात अपने मुंह से निकालते हुए? और क्या सोचकर तुम मुझे छोड़कर गए थे? तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी? मुझे लग रहा था तुमने मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया है और मुझसे मेरी बदतमीजियों का बदला लिया है। ये कहकर वह फिर से उसके सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे सच में खेद है। मेरा मोबाइल टूट गया था और जो कुछ मेरे साथ हुआ उस पर विश्वास करना शायद तुम्हारे लिए भी कठिन हो। ये सुनकर वह भी एकदम गंभीर हो गई। क्या अर्थ है? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? कहीं पापा के शत्रुओं ने? विक्रांत ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ और ना ही तुम्हारे पापा के शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। मुझे बस तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विक्रांत अब उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर बड़ी सी हवेली लेकर गया, तो पीहू का मुंह खुला का खुला ही रह गया जब उस पर यह रहस्य प्रकट हुआ। विक्रांत त्यागी परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी और गांव का मुखिया है, तो उसकी आंखें प्रसन्नता से भीगने लगी। विक्रांत को भी बरसों के बाद अपने माता पिता का प्रेम मिला था। वह भी बहुत संतुष्ट था। उसके दिल में जो आखिरी कसक थी वह भी समाप्त हो चुकी थी। जगमोहन साहब ने तुरंत ही अपने व्यापार से अवकाश ले लिया और सब कुछ अपने बेटे के हवाले कर दिया। उन्हें अपने बेटे की योग्यता पर पूरा विश्वास था। विक्रांत भी उनके विश्वास पर पूरा उतर रहा था। शीघ्र ही उसने अपने व्यापार को पूरे भारत में फैला दिया। पीहू गर्भवती हो चुकी थी। जब उसने हवेली को 2 जुड़वा बेटों का उपहार दिया, तो उसकी प्रसन्नता देखने योग्य थी। उधर विक्रांत पीहू से पहले से भी ज्यादा प्रेम करने लगा था। पीहू भी उसका साथ पाकर हद से ज्यादा खुश थी। कहानी कैसी लगी? टिप्पणी अनुभाग में अपनी मूल्यवान राय अवश्य कीजिए। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।